हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट कर दिया था वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसका फर्स्ट पार्ट किया था। देखो, हमें जो एक्सपेरिमेंटल वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है वो कैसा मिलता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो हमें एक्सपेरिमेंटल वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल मिलता है, जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो कुछ इस टाइप से मिलता है। इन्हें हम फंडामेंटल बैंड कहते हैं। कंबाइंड की बात कर रहे हैं, इन्हें हम वीक बैंड कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके साथ में कुछ रोटेशन लेवल होते हैं जिनकी इंटेंसिटी है पहले इंक्रीज होती है फिर दोबारा डिक्रीज होती है, इस टाइप से। ठीक है, सभी जो बैंड्स होंगे उनमें कुछ रोटेशनल लेवल होंगे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ भी कुछ रोटेशनल लेवल होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन लेवल है हमारे पास, इन्हें हम फंडामेंटल बैंड और वीक बैंड कहेंगे, और इनसे अटैच कुछ रोटेशनल लेवल होंगे। ठीक है, ये इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और ये जो लाइंस है, ये जो बैंड्स है, फंडामेंटल बैंड्स और वीक बैंड, ठीक है, इनके लिए हमने एक थ्योरी डेवलप कर ली थी, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। उसमें जो हमारे पास जो टर्म वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टर्म वैल्यू आई थी फॉर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। पहले हमने सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया था, फिर हम उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर से सिर्फ हमें एक ही लाइन मिल रही थी, फिर हमने उसको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया था, तो हमारे पास ये टर्म वैल्यू आई थी। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। अब ये जो लाइंस आ रही है, ये साइड लाइंस आ रही है, ठीक है, जिन्हें रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं, ये कैसे आ रही है और इनकी इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इनका जो स्पेसिंग है वो कैसे होगी, वो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कंबाइंड वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कंबाइंड क्या होगा? देखो, कंबाइंड मतलब इन दोनों का सम। हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा, प्योरली रोटेशनल स्पेक्ट्रा की टर्म वैल्यू हमें पता है। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो हमने लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस किया था, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसके लिए टर्म वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ जे इक्वल टू बी जे प्लस 1। ये हमारे पास प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। ठीक है, और ये हमारे पास प्योर वाइब्रेशनल। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इन दोनों को कंबाइन कर दें, टोटल स्पेक्ट्रा क्या होगा? एफ जे प्लस जी म्यू। अब देखो, ये जो दोनों स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल और वाइब्रेशन, अब ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ जे पे डिपेंड कर रहा है, और जो जे है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे जो जे है इट इज़ रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, लेकिन जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इनमें भी कुछ इंटरेक्शन होगा। वाइब्रेशन की वजह से भी कुछ रोटेशन में इफेक्ट आएगा, कुछ रोटेशन में फ़र्क पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है और उसके साथ साथ वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है और उसके साथ साथ वो रोटेट कर रहा है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से उसका जो रोटेशनल मोशन है वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। उस इंटरेक्शन को भी हम कंसिडर करेंगे। अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो इंटरेक्शन हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, डायरेक्ट हम सम कर रहे हैं, मतलब प्योरली वाइब्रेशनल प्लस प्योरली रोटेशनल। देयर इज नो इंटरेक्शन at the present time. We are not considering any kind of interaction between the vibrational and rotational motion. There is no vibrational and rotational interaction. कोई भी इंट्रैक्शन हम कंसिडर नहीं करें, प्योरली वाइब्रेशन है, प्योरली रोटेशन, उन दोनों को डायरेक्टली वी आर एडिंग अप। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, टोटल क्या आएगा? ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर। यहाँ पे जो म्यू है इट इज़ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड प्लस बी जे प्लस 1। और यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या था हमारे पास? सिलेक्शन रूल देखो, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए सिलेक्शन रूल वी हैव डेल्टा म्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये सिलेक्शन रूल था क्योंकि हमने एन हार्मोनिसिटी कंसिडर की थी। ये हमारे पास एन हार्मोनिक कॉन्स्टेंट होगा। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी, पहले लास्ट वीडियो जाके देखें। ठीक है, जिसमें हमने प्योर वाइब्रेशन डिस्कस किया और प्योर रोटेशन डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 16 एंड 17। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एन हार्मोनिक कॉन्स्टेंट।
ठीक है, ये हमारे पास एन हार्मोनिक कांस्टेंट। ये सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन लेवल, द सिलेक्शन रूल वी हैव डेल्टा जे इक्वल टू +-1। ये टोटल सिलेक्शन रूल होगा अब हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्पेक्ट्रा होगा वाइब्रेशन का और रोटेशन का कंबाइंड, इफ़ वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वाइब्रेशन एंड रोटेशन लेवल, ठीक है। और यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी हमारे पास, जो B है हमारे पास वो है वाइब्रेशन रोटेशनल कांस्टेंट, और B की जो वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करता है B, ये तुम्हें याद होगा इसका फॉर्मूला। जो B है वो डिपेंड करता है यहाँ पे B = h/8π² और यहाँ पे जो I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, और म्यू है यहाँ पे रिड्यूस्ड मास, और R है यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको स्मॉल r से लिख लो, स्मॉल r यूज़ करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स में होती है या मीटर इनवर्स में होती है, ठीक है। वेव नंबर की यूनिट होती है इसकी। तो ये हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट है। अब देखो क्या होगा, अब यदि हम इंटरेक्शन कंसिडर करें, अब हम मान लो इंटरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, देखो जो B है, देखो B किस पे डिपेंड कर रहा है, B डिपेंड कर रहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे। B को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 8π²μr²c। ये B है हमारे पास, और ये रोटेशनल मोशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो फंक्शन है वाइब्रेशन लेवल का, ठीक है। जो वाइब्रेशन, देखो वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी R की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अलग अलग वाइब्रेशन लेवल है हमारे पास, ये वाइब्रेशन लेवल हमारे पास μ = 0, μ = 1, μ = 2। एक पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल है, वो जितनी मॉलिक्यूल की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा उसको वाइब्रेट करवाएंगे उतना ही वो हायर लेवल में जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम उसको खींचेंगे, मतलब जितना ज़्यादा उसको वाइब्रेट करवाएंगे उतना ही हायर लेवल में जाएगा, मतलब म्यू की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जितना वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा म्यू, उतना ही मतलब उन दोनों जो मॉलिक्यूल है उनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, म्यू ज़्यादा होने का मतलब वाइब्रेशनल जो कांस्टेंट है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ज़्यादा होने का मतलब हायर लेवल, वाइब्रेशन का हायर लेवल मतलब उस मॉलिक्यूल को हमने बहुत ज़्यादा हाई खींचा, उसको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दी। हाई एनर्जी देने का मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है, देखो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, ये डिस्टेंस है, इसको जितनी हाई एनर्जी देंगे उतना इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वाइब्रेशन का, उतनी ज़्यादा दूर जाएगा, उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी R ज़्यादा होगी, जितनी R ज़्यादा होगी B की वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो B उतना ही कम होगा, मतलब रोटेशनल कांस्टेंट। अब देखो जो मॉलिक्यूल की यदि वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उसकी रोटेशनल एनर्जी में कम होने लग जाती है, उसकी रोटेशनल एनर्जी कम होने लग जाती है, B की वैल्यू कम हो जाती है। B की वैल्यू कम होने का मतलब जो रोटेशनल लेवल की जो स्पेसिंग है, दो रोटेशनल लेवल की जो स्पेसिंग है वो कम होने लग जाएगी। अब देखो हमें पता है एक वाइब्रेशन लेवल से बहुत सारे रोटेशन लेवल अटैच है, ठीक है। इस वाइब्रेशन लेवल के साथ भी बहुत सारे रोटेशन लेवल है, इस वाइब्रेशन लेवल के साथ भी बहुत सारे रोटेशन लेवल है, इस वाइब्रेशन लेवल के साथ भी बहुत सारे रोटेशन लेवल है। अब जैसे जैसे हायर वाइब्रेशन लेवल पे जाएंगे B की वैल्यू कम होती जाएगी। म्यू जितना बढ़ेगा, म्यू की वैल्यू 0, यहाँ पे कुछ B की वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू 1, B की वैल्यू और कम हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 2, B की वैल्यू और कम हो जाएगी। जितना हायर लेवल पे जाएंगे B की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये जो स्पेसिंग है रोटेशनल लेवल में ये हायर लेवल पे जाने पे कम होती जाएगी। अब मतलब जो हमारा B है इट डिपेंड अपॉन दी म्यू, अब म्यू पे ये डिपेंड कर रहा है। दिस इज वाइब्रेशनल रोटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास इंटरेक्शन है। अब इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इस इंटरेक्शन को कंसीडर करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास जो टोटल टर्म वैल्यू है वो क्या आ रही है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस इंटरेक्शन को कंसीडर करते हैं और देखते हैं टोटल जो टर्म वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। टोटल टर्म वैल्यू को लिखते हैं। देखो बहुत इजी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। अब देखो जो टोटल टर्म वैल्यू आएगी हमारे पास एफ जी म्यू। अब यहाँ पे जो एफ है वो म्यू के साथ साथ जे के साथ साथ म्यू का भी फंक्शन है। एफ म्यू का फंक्शन क्यों है? क्योंकि जो बी है वो म्यू का फंक्शन है, यदि हम इंटरेक्शन कंसिडर करें,
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस बी म्यू जे प्लस 1। ये हमारे पास टोटल टर्म वैल्यू होगी अब हमारे पास बी म्यू जे प्लस 1। अब देखो म्यू, यदि देखो हमारे पास एक लेवल्स है, जैसे ये दो लेवल है, दो वाइब्रेशन लेवल है, ठीक है। एक हमारे पास है म्यू प्राइम, एक है म्यू डबल प्राइम। म्यू प्राइम है लोअर लेवल, म्यू डबल प्राइम है हायर लेवल। सॉरी, इसको हायर ले लो, म्यू प्राइम को हायर लेवल ले लो, म्यू डबल प्राइम को लोअर लेवल ले लो। डबल प्राइम को हम लोअर लेवल लेते हैं इन जनरल, ठीक है। डबल प्राइम लोअर लेवल है और म्यू प्राइम हायर लेवल है। अब जो बी की वैल्यू है, अब देखो इसके लिए बी अलग होगा, इसके रोटेशन लेवल होंगे, इसके रोटेशन लेवल होंगे, इसके भी रोटेशन लेवल होंगे, इसके जो रोटेशन लेवल होंगे, इसके जो रोटेशन लेवल होंगे हमारे पास जे डबल प्राइम इक्वल टू 0, जे डबल प्राइम इक्वल टू 1, जे डबल प्राइम इक्वल टू 2, जे डबल प्राइम इक्वल टू 3। इसके लेवल होंगे जे प्राइम इक्वल टू 0, जे प्राइम इक्वल टू 1, जे प्राइम इक्वल टू 2, अलग अलग लेवल्स होंगे। अब इसके लिए बी अलग होगा, इसके लिए बी होगा बी म्यू डबल प्राइम, इसके लिए बी होगा बी म्यू प्राइम। अब जो बी म्यू प्राइम की जो वैल्यू होगी इट इज़ लेस देन बी म्यू डबल प्राइम, क्योंकि हमने अभी देखा था जो b की वैल्यू है वो म्यू के साथ डिक्रीज होती है, म्यू इंक्रीज होता है तो b की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहाँ b की वैल्यू कम होगी, यहाँ b की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी, तो ये जो स्पेसिंग है ये इनके अकॉर्डिंग, जैसे 0 से 1 में यहाँ जो स्पेसिंग है, रोटेशन लेवल 0 से 1 में जो यहाँ स्पेसिंग है और यहाँ स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग होगी ये यहाँ से कम होगी, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू कम है। मान लो यहाँ स्पेसिंग 2b है तो यहाँ पे 2b म्यू प्राइम होगा और यहाँ पे 2b म्यू डबल प्राइम होगा, यहाँ पे 2b म्यू प्राइम होगा, और b म्यू प्राइम की वैल्यू कम है तो यहाँ की स्पेसिंग कम है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टोटल टर्म वैल्यू है वो इस टाइप से होगी, और b म्यू है वो भी, अब यहाँ पे जो b है वो भी म्यू का फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो जो सिलेक्शन रूल है वो सेम ही रहेंगे, सिलेक्शन रूल में कोई चेंज नहीं होगा, सिलेक्शन रूल अभी भी वही रहेंगे। अब हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टोटल जो स्पेक्ट्रा है, देखो सिलेक्शन रूल क्या होंगे। जो सिलेक्शन रूल होंगे डेल्टा म्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और डेल्टा जे प्लस माइनस 1, ठीक है। डेल्टा जे प्लस माइनस 1 होगा, डेल्टा म्यू प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जो डेल्टा जे प्लस माइनस 1 होगा वो फंडामेंटल बैंड होगा, हमें पता है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, फंडामेंटल बैंड। और ये जो बाकी बैंड होंगे ये वीक बैंड होंगे। तो जो स्पेक्ट्रा है वो इस टाइप से तो हमें मिल रहा था, प्योर वाइब्रेशन का ये फंडामेंटल बैंड था हमारे पास, डेल्टा म्यू प्लस माइनस 1 था इसके लिए, 0 से 1 में जो ट्रांजिशन थी, ठीक है, 0 से 1 में, फिर हमारे पास 0 से 2 वाली ट्रांजिशन थी, फिर हमारे पास 0 से 3 वाली ट्रांजिशन थी। अब हम सिर्फ बात करेंगे 0 से 1 वाली, और उसके जो रोटेशन लेवल है साथ में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये साथ में रोटेशन लेवल थे यहाँ भी, ठीक है, ये रोटेशन लेवल थे, इनको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और इस जो हमारा वाइब्रेशन लेवल है उसको हम सिर्फ फंडामेंटल बैंड को कंसिडर करेंगे, उस फंडामेंटल बैंड के कौन कौन से रोटेशन लेवल है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा जे की वैल्यू, देखो डेल्टा म्यू प्लस माइनस 1 के लिए डेल्टा जे की दो पॉसिबल वैल्यू है, +1 और डेल्टा जे -1। डेल्टा जे जो +1 होगा वो होगी हमारे पास R ब्रांच, और डेल्टा जे -1 होगा वो होगी हमारे पास P ब्रांच। अब ये देखो ये है डेल्टा म्यू प्लस माइनस 1, 0 से 1 ट्रांजिशन। अब ये R ब्रांच होगी जो डेल्टा जे +1 होगा, और ये हमारे पास P ब्रांच होगी, डेल्टा जे -1 होगा। अब इनके लिए हम टर्म वैल्यू लिखते हैं R ब्रांच के लिए और P ब्रांच के लिए, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ डेल्टा म्यू प्लस माइनस 1 ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल बैंड है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी ट्रांजिशन की, क्योंकि 0 से 2 में ट्रांजिशन बहुत कम होगा, 0 से 3 में ट्रांजिशन बहुत कम होगा, 0 से 1 में जो ट्रांजिशन होगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी, मोस्ट प्रोबेबल, और ये वीक स्टेट होगी, तो इनको हम कंसिडर नहीं कर रहे। वैसे इनके भी रोटेशनल लेवल होंगे अलग अलग, उनको हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा म्यू +-2 और +-3 हो जाएगा, डेल्टा जे सेम ही रहेगा +-1, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा म्यू +-2 हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा म्यू +-3 हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं है।
तो हम सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, बाकी ये तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा और यहाँ तक हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, आर ब्रांच पी ब्रांच, ठीक है, रोटेशन लेवल को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल टर्म वैल्यू है कंबाइंड वाइब्रेशन प्लस रोटेशन की। अब देखो हमारे पास जो टोटल है हमारे पास ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस बी म्यू प्राइम बी म्यू जे प्लस 1। अब हम ट्रांजिशन ले लेते हैं। देखो ट्रांजिशन हमने दो लेवल ले लिए, एक लेवल हमारे पास म्यू डबल प्राइम, एक लेवल हमारे पास म्यू प्राइम। इनके रोटेशन लेवल होंगे, ठीक है, इनके रोटेशन लेवल होंगे। ये जो रोटेशन लेवल होंगे ये जे डबल प्राइम होंगे, 0 1 2 3 4। अब ये जो लेवल्स होंगे ये होंगे हमारे पास जे सिंगल प्राइम वाले, ठीक है, रोटेशन लेवल होंगे। अब इनमें ट्रांजिशन होगी। ये जो है इसको लिया हमने 0, इसको लिया हमने 1, ठीक है। 0 से 1 हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, 0 से 1 की। अब देखो अब हमारे पास जो टोटल टर्म वैल्यू है, इसको कुछ टोटल को हम लिख लेते हैं, इसको कोई भी नंबर म्यू एंड जे, ये टोटल टर्म वैल्यू हमने जिसको सी लिख लिया कंबाइंड, इन दोनों का जो सम है उसको लिख लिया हमने सी म्यू जे, ठीक है। अब देखो अब हमारा जो ट्रांजिशन है वो कैसे पॉसिबल होगी। डेल्टा जे प्लस माइनस 1 है, डेल्टा म्यू प्लस माइनस 1 है, और म्यू प्राइम म्यू डबल प्राइम 0 है, म्यू प्राइम 1 है, तो म्यू प्राइम होगा म्यू डबल प्राइम प्लस 1। ये ट्रांजिशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो पहले आएगा हमारे पास सी म्यू प्राइम, ठीक है, सी म्यू प्राइम जे प्राइम हायर लेवल, ठीक है, ये हायर लेवल है, माइनस सी जो वेव नंबर आएगा हमारे पास, जो ट्रांजिशन आएगा, जो स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास, वेव नंबर आएगा, जो स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास, डेल्टा सी से भी लिख सकते हो इसको, और डायरेक्ट म्यू से भी लिख सकते हो, वेव नंबर से भी लिख सकते हो, या डेल्टा सी से भी लिख लो, सी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस लो, देखो क्या आएगा हमारे पास। देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, ओमेगा ई म्यू प्राइम प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्राइम प्लस हाफ होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस बी म्यू प्राइम जे प्राइम प्लस 1, ठीक है, फिर माइनस ओमेगा ई म्यू डबल प्राइम प्लस हाफ, ठीक है, ओमेगा ई म्यू डबल प्राइम प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू डबल प्राइम प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस 1। अब ये इसमें से ये जो डिफरेंस होगा ये हमारा फंडामेंटल बैंड होगा। इसमें से 0 से 1 ट्रांजिशन हमने देखी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, म्यू डेल्टा जी 0 से जो 1 ट्रांजिशन थी वो हमारे पास थी ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, इसे हम फंडामेंटल बैंड कह देंगे। ये फंडामेंटल बैंड था हमारे पास, ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई 2 एक्स ई, ये यही है इसका डिफरेंस। इसमें से ये जो डिफरेंस लेंगे हम, ये आएगा ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, क्योंकि यहाँ पे म्यू प्राइम की वैल्यू 1 लेंगे, म्यू डबल प्राइम की वैल्यू 0 लेंगे, तो इसको हम लिख देंगे, इसको म्यू नोट से लिख देंगे हम टोटल फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड का जो वेव नंबर है उसको लिख दिया हमने म्यू नोट, इसमें से ये माइनस किया, इसको लिख दिया म्यू नोट, प्लस बी म्यू प्राइम जे प्राइम प्लस 1 माइनस बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रा आ रहा है कंबाइंड रोटेशन प्लस वाइब्रेशन फॉर फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड के लिए। ये फंडामेंटल बैंड है जिसे हम बैंड ओरिजिन कहते हैं, इसे हम कहेंगे बैंड ओरिजिन, ये होगा हमारा बैंड ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें अलग अलग केस बनेंगे जब डेल्टा जे प्लस 1 है, डेल्टा जे माइनस 1 है, क्योंकि डेल्टा म्यू को तो हमने प्लस 1 ले लिया और ये कंसिडर कर लिया बैंड ओरिजिन है हमारे पास। अब इसके बैंड्स होंगे अलग अलग, म्यू नोट के दोनों तरफ बैंड होंगे। अब यहाँ पे देखो डेल्टा जे की दो वैल्यू है, +1 और -1। डेल्टा जे 0 पॉसिबल नहीं होगा, डेल्टा जे 0 का मतलब है म्यू नोट जो बैंड ओरिजिन है, वहाँ पे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो फॉरबिडन होगा, उसे हम कहेंगे बैंड ओरिजिन। इसको ड्रॉ भी करेंगे हम, पहले देखते हैं डेल्टा जे +1 के लिए, फिर देखते हैं डेल्टा जे -1 के लिए, फिर इसको हम ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, कंप्लीट स्पेक्ट्रा को। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं +1 के लिए और -1 के लिए। इसको नोट करते रहना साथ साथ में। ठीक है, तो ये हमारे पास है डेल्टा सी, लिख देते हैं इसको। ठीक है, डेल्टा सी है जो स्पेक्ट्रा ऑफ वाइब्रेशनल प्लस रोटेशन फॉर फंडामेंटल बैंड। ठीक है, तो डेल्टा सी है हमारे पास μ0 + b म्यू प्राइम जे प्राइम +1 माइनस b म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम +1। अब डेल्टा जे +1 ले लेते हैं, इसको कह देते हैं हम आर ब्रांच। ये है हमारे पास आर ब्रांच, इसको नाम दिया इन्होंने आर ब्रांच। अब देखो डेल्टा जे +-1 है, तो ये क्या आएगा, जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम। डेल्टा जे को लिख देंगे जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इक्वल टू +1, तो जे प्राइम आएगा जे डबल प्राइम +1। तो जे प्राइम की जगह लिख देंगे जे डबल प्राइम +1, और जे डबल प्राइम है वो लोअर लेवल है, लोअर रोटेशनल लेवल, तो इसको लोअर रोटेशनल लेवल की फॉर्म में लिखेंगे। तो μ0 बैंड ओरिजिन प्लस b म्यू प्राइम जे डबल प्राइम +1 जे डबल प्राइम +2 माइनस b म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम +1। इसको ओपन करो, μ0 + b म्यू प्राइम जे डबल प्राइम होल स्क्वायर +3 जे डबल प्राइम +2। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, जे डबल प्राइम होल स्क्वायर 3 जे डबल प्राइम +2 माइनस b म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम होल स्क्वायर प्लस जे डबल प्राइम। इसको ओपन करो, μ0 b म्यू प्राइम जे डबल प्राइम होल स्क्वायर +3b म्यू प्राइम जे डबल प्राइम +2b म्यू प्राइम। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको रब कर देते हैं हम, 2b म्यू प्राइम माइनस b म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम होल स्क्वायर माइनस b म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, μ0 + 2b म्यू प्राइम जे डबल प्राइम और जे प्राइम वाले कॉमन ले लो, ये जे डबल प्राइम है हमारे पास, ये भी जे डबल प्राइम है, तो 3b म्यू प्राइम माइनस b म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम। ठीक है, अब जे डबल प्राइम होल स्क्वायर कौन सा है हमारे पास, जे डबल प्राइम होल स्क्वायर वाले कॉमन ले लो, यहाँ पे एक ही है हमारे पास, एक ही है, प्लस b म्यू प्राइम माइनस b म्यू डबल प्राइम माइनस जे डबल प्राइम होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास डेल्टा सी डेल्टा जे +1 के लिए, मतलब आर ब्रांच के लिए। इसको डेल्टा सी आर भी लिख दो। देखो ये डेल्टा सी मैंने खुद ने नाम लिया है डेल्टा सी स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशन स्पेक्ट्रा। जो हमारा देखो ये फंडामेंटल बैंड है, इसके दो जो इस साइड का स्पेक्ट्रा है, जो ये वाला स्पेक्ट्रा है, ये है डेल्टा जे +1। ठीक है, क्योंकि μ0 प्लस आ रहा है, μ0 प्लस। ठीक है, तो ये इस साइड का जो स्पेक्ट्रा है डेल्टा जे +1, इसको हम कहेंगे आर ब्रांच। अब वो भी डिस्कस करेंगे, इनकी इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा सी आ रहा है हमारे पास μ0 प्लस फॉर आर ब्रांच 2b म्यू प्राइम प्लस 3b म्यू प्राइम माइनस b म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस b म्यू प्राइम माइनस b म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम होल्स। अब हमें क्या पता है, हमें ये देखो, हमें पता है b म्यू डबल प्राइम इज़ लेस देन b म्यू डबल प्राइम, लेकिन ये जो डिफरेंस है इनका वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये नहीं है बहुत ही ज़्यादा b म्यू प्राइम की वैल्यू b म्यू डबल प्राइम से बहुत ही ज़्यादा कम होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही जो डिफरेंस है इन दोनों का वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, थोड़ा सा कम है। तो ये टर्म तो नेगेटिव होगी, ये टर्म नेगेटिव होगी, क्योंकि b म्यू प्राइम माइनस b म्यू डबल प्राइम, ये रूल फॉलो करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव होगी। अब ये टर्म देखो 3b म्यू प्राइम, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑब्वियसली b म्यू डबल प्राइम से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है। तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी। तो एक टर्म नेगेटिव, तो j की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे डेल्टा c की वैल्यू कम होती जाएगी। डेल्टा सी की वैल्यू कम होने का मतलब ये जो गैप है लेवल्स का, ये जो लेवल्स हम ड्रॉ करेंगे, इन लेवल्स का जो गैप है वो कम होता जाएगा। लेवल्स का गैप कम होने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो जो जे डबल प्राइम है वो लोअर लेवल है, और लोअर लेवल हो सकता है 0 1 2 3,
ये लोअर लेवल हो सकते हैं हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है। अब 0 होगा तो वो होगी हमारे पास R0 ब्रांच, 1 होगा तो R1, 2 होगा तो R2, 3 होगा तो R3। ये लाइन्स होगी R ब्रांच की। R0 लाइन, R1 लाइन, R2 लाइन, R3 लाइन, वो डिपेंड करेगी J डबल प्राइम की वैल्यू पे। जैसे जैसे J डबल प्राइम बढ़ता जाएगा इन लाइंस में जो गैप है वो कम होता जाएगा, क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वो जो गैप है वो कम होता जाएगा। तो मतलब जो R ब्रांच है वो मतलब उनका जो स्पेस है वो कम होता जाएगा। बैंड हेड है जो हमारे पास बैंड ओरिजिन है, बैंड हेड है, उससे वो दूर जाती जाएगी, उनका जो गैप है वो कम होता जाएगा, मतलब हायर वेव नंबर साइड में वो मूव करेगी, ठीक है। इसको जो स्पेक्ट्रा है वो कैसे बनेगा, देखो इसको हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिर हम पी ब्रांच को डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लेना साथ साथ में। इसका स्पेक्ट्रा देखो कैसा आएगा। देखो ये हमारे पास म्यू 0 है, जो म्यू डबल प्राइम 0 है, ये हमारे पास म्यू 1 है, म्यू प्राइम 1 है, म्यू डबल प्राइम 0 है। इसके रोटेशन लेवल होंगे, ये रोटेशन लेवल है। हमने इक्वली स्पेस बनाए मैंने, लेकिन इक्वली स्पेस नहीं होंगे ये, ठीक है। वो बनाने में इक्वल लग रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। जे डबल प्राइम इक्वल टू 0, जे डबल प्राइम इक्वल टू 1, जे डबल प्राइम इक्वल टू 2, जे डबल प्राइम इक्वल टू 3, जे डबल प्राइम इक्वल टू 4 लेवल बना लिए हमने। इसके भी 4 बना लेते हैं हम, 4 बना लो, 5 बना लो, कितने ही बना लो तुम, लेकिन इक्वली स्पेस नहीं होंगे। इनका जो स्पेसिंग है वो इनसे भी कम होगा, और ये आपस में भी इक्वली स्पेस नहीं होंगे। ये हमने रोटेशन में देखा है, ठीक है। जे प्राइम इक्वल टू 1, जे प्राइम इक्वल टू 0, जे प्राइम इक्वल टू 2, जे प्राइम इक्वल टू 3, जे प्राइम इक्वल टू 4। अब देखो बैंड ओरिजिन, ये हमारे पास बैंड ओरिजिन होगा। डेल्टा जे 0 पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उस जगह आएगा हमारे पास बैंड ओरिजिन जो होगा म्यू नॉट, ये बैंड ओरिजिन होगा, ठीक है। ये हमारे पास बैंड ओरिजिन। अब देखो डेल्टा जे प्लस 1 वो R ब्रांच है हमारे पास। डेल्टा जे प्लस 1 का मतलब जो जे डबल प्राइम है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। देखो डेल्टा जे प्लस 1 का क्या मतलब, डेल्टा जे प्लस 1 का मतलब है जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इक्वल टू 1, तो जे प्राइम आएगा जे डबल प्राइम प्लस 1। तो जे डबल प्राइम यदि 0 हुआ, जे डबल प्राइम यदि 0 हुआ तो जे प्राइम होगा 1, तो ट्रांजिशन कौन सी होगी, पहली 0 से 1, 0 से 1। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो मॉलिक्यूल है जे इक्वल टू जे डबल प्राइम 0 से 1 में जाएगा, इसे कहेंगे हम R0 ब्रांच। R0 क्योंकि R0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जे डबल प्राइम की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये जे डबल प्राइम पे डिपेंड कर रहा है ना कि जे प्राइम पे, लोअर वैल्यू पे, ठीक है। सेकंड हो गई हमारे पास R, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास देखो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास बैंड हेड होगा, बैंड ओरिजिन होगा, उसके पास में आएगी एक R0 वाली लाइन, ये R0 वाली लाइन होगी रोटेशनल। फिर होगी हमारे पास जब जे डबल प्राइम 1 होगा हमारे पास, अब यदि 1 होगा तो जे प्राइम को 2 होना पड़ेगा, ठीक है। ये होगी हमारे पास R1 लाइन, ये होगी R0 R1। अब इनका जो गैप है R0 R1 फिर R2 फिर R3, इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, क्यों करेगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इनकी इंटेंसिटी ऐसे फॉल करेगी, इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, फिर आएगा R2 R3 R4 R5 R6, ठीक है। लेकिन ये जो गैप है ये धीरे धीरे कम होती है, ये R0 है, ये R1 है, R2 थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा इसके, R3 इसके थोड़ा सा और क्लोज हो जाएगा, R4 इसके और क्लोज हो जाएगा, R5 R6 R7, इनकी इंटेंसिटी इस तरीके से वेरी करेगी। क्यों करेगी वो हम इसको डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी ऐसे क्यों वेरी करेगी इसकी, ठीक है। एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगी फिर कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास R ब्रांच होगी। ये गैप कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो गैप है इनका वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं पी ब्रांच के बारे में, ठीक है। पी ब्रांच कैसे होगी, ठीक है। तो पी ब्रांच के बारे में अब डिस्कस करते हैं। पी ब्रांच के लिए जो डेल्टा जे की वैल्यू होगी वो होगी -1, ठीक है। यहीं ड्रॉ कर लेंगे पी ब्रांच को हम। पी ब्रांच के लिए टर्म वैल्यू निकालते हैं हम डेल्टा सी। अब देखो हमारे पास जो टर्म वैल्यू है टोटल सी
जे और म्यू, म्यू नॉट बैंड ओरिजिन प्लस बी म्यू प्राइम जे प्राइम प्लस 1 माइनस बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस 1। अब डेल्टा जे की वैल्यू हमारे पास -1, तो जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इक्वल टू -1, तो जे प्राइम इक्वल टू जे डबल प्राइम -1, जे प्राइम को लिख दिया जे डबल प्राइम -1। अब यहाँ पे देखो जो जे डबल प्राइम की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, यदि 0 हो गई जे डबल प्राइम कैन नॉट बी 0, यदि 0 हो गया तो जे प्राइम -1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जे प्राइम 0 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो P ब्रांच है वो शुरू होगी P1 से, P1 P2 P3, क्योंकि मिनिमम जो जे डबल प्राइम की वैल्यू है वो जो जे डबल प्राइम की मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। यदि जे डबल प्राइम 1 होगा तो जे प्राइम 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से शुरू होगी जे डबल प्राइम 1 से, ठीक है। इसके लिए हम निकालते हैं, इसके लिए हम फाइंड करते हैं जो टर्म वैल्यू है डेल्टा सी। डेल्टा सी क्या होगा हमारे पास, डेल्टा सी, हाँ अच्छा ये डेल्टा सी है हमारे पास, ये पी के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा सी। पी के लिए जे प्राइम होगा जे डबल प्राइम -1, तो म्यू नॉट प्लस बी म्यू प्राइम जे डबल प्राइम -1, जे डबल प्राइम -1 करेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, म्यू नॉट प्लस बी म्यू प्राइम जे डबल प्राइम होल स्क्वायर माइनस बी म्यू प्राइम जे डबल प्राइम, ठीक है, माइनस बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम होल स्क्वायर माइनस बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट प्लस जे डबल प्राइम वाली टर्म ले लो यहाँ पे, ये दोनों जे डबल प्राइम वाली टर्म है तो माइनस बाहर ले लेंगे, बी म्यू प्राइम प्लस बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम माइनस एक टर्म माइनस सेकेंड टर्म देखो प्लस बी म्यू डबल प्राइम माइनस बी म्यू डबल प्राइम बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पी ब्रांच के लिए डेल्टा सी आ रहा है, पी ब्रांच। अब ये देखो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों ऐड हो रही हैं, ये पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों टर्म नेगेटिव है और हम नेगेटिव की तरफ ही मूव कर रहे हैं दूसरी साइड, ठीक है। म्यू नॉट से पीछे की साइड, म्यू नॉट में देखो म्यू नॉट से कम हो रही है दोनों चीज़ें, दोनों टर्म म्यू नॉट से कम हो रही है, तो मतलब हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। आर ब्रांच में इधर मूव कर रहे थे हम, क्योंकि एक पॉजिटिव हो रही थी और पॉजिटिव टर्म की वैल्यू ज़्यादा थी, 3 वाली टर्म थी, ठीक है। और तो ये जो हमारे पास आर जो स्पेसिंग थी वो कम हो रही थी, क्योंकि एक टर्म नेगेटिव थी एक पॉजिटिव थी, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो इस लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे और इनका जो गैप हो वो इंक्रीज करता जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। अब देखो जो ब्रांच होगी, अब यहाँ पे जो जे डबल प्राइम की वैल्यू 1 होगी तो जे प्राइम की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे जे डबल प्राइम 1 होगा तो जे प्राइम 0 होगा। ये हो गया हमारे पास P1 ब्रांच, P ब्रांच 1 से शुरू होगी, R ब्रांच 0 से शुरू होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जो जे प्राइम है जे डबल प्राइम वो 1 पॉसिबल, वो 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास 2 से 1, ये होगी P2 ब्रांच, फिर 3 से 2, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, हाँ 1 से 0, फिर आएगा हमारे पास 2 से 1, फिर आएगा हमारे पास 3 से 2, ठीक है। तो ये P3 ब्रांच होगी, और जो P3 ब्रांच है इनका जो गैप होगा, ठीक है, वो इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो मतलब इट इज़ डिग्रेडेड इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, लोअर वेव नंबर साइड, ठीक है। ये जो वेव नंबर होगा ये लोअर वेव नंबर होगा, और ये वेव नंबर होगा ये हायर वेव नंबर होगा, ये वाली साइड होगी हायर वेव नंबर। हायर वेव नंबर मतलब लोअर वेवलेंथ, लोअर वेव नंबर मतलब वेव नंबर होगा वेवलेंथ का अपोजिट, तो हायर लोअर वेव नंबर मतलब हायर वेवलेंथ, तो ये रेड वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा और ये हमारे पास वॉयलेट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जो आर ब्रांच है इट इज मूव टुवर्ड द वॉयलेट कलर
and the P branch move toward the it is degradated towards the red color, ठीक है। डिग्रेड हो रही है, डिग्रेडेड का मतलब द स्पेसिंग बिटवीन द P लाइंस इज इंक्रीजिंग एज वी गो फर्दर इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। वो मतलब उनकी स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। स्पेसिंग क्यों इंक्रीज हो रही है? द रीजन लाई इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से तुम बता सकते हो जो P ब्रांच है उनका जो स्पेसिंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। ये जो स्पेसिंग है ये इंक्रीज होती जाएगी, P1 P2, इनकी इंटेंसिटी भी इस टाइप से आएगी, जैसी R ब्रांच में इंटेंसिटी आ रही थी वैसी इंटेंसिटी आएगी। अब ये कैसे आती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। ऐसी इंटेंसिटी क्यों आती है? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, मॉलिक्यूल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लेवल में, ठीक है। कौन सी सबसे मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होगी, ठीक है, जो बीच की ट्रांजिशन मोस्ट प्रोबेबल होगी जहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा जाना पसंद करेगा, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है बस, ठीक है। उससे क्वेश्चन भी बनता है नेट में का, ठीक है। तो ये हमारे पास है R ब्रांच एंड P ब्रांच। सो दिस इज़ द कंप्लीट स्पेक्ट्रा ऑफ वाइब्रेशन प्लस रोटेशन। अब इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, R ब्रांच और P ब्रांच को एक कंबाइंड इक्वेशन में लिख देते हैं। एक कंबाइंड, हम देखो जो दोनों J डबल प्राइम पे डिपेंड कर रहे हैं, R ब्रांच ले लो P ब्रांच ले लो, दोनों J डबल प्राइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसको एक सिंगल इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखो इसको सिंगल इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास P के लिए R के लिए अभी हमने निकाला था। इनको जो सिंगल इक्वेशन में हम लिखेंगे इसको करके देखना, तुम कर सकते हो। तुम यदि ना हो तो कमेंट में कर देना, भाई नहीं हुआ तो दोबारा इसको ट्राई कर लेंगे। तो इसको जो हम सिंगल इक्वेशन में लिखेंगे वो इस टाइप से लिखेंगे कुछ, देखो म्यू इक्वल टू जो डेल्टा C है इट इज़ फॉर R एंड P बोथ, दोनों के लिए म्यू नॉट प्लस बी म्यू प्राइम प्लस बी म्यू डबल प्राइम, यह आएगा M प्लस M बताता हूँ क्या है, बी म्यू प्राइम बी म्यू डबल प्राइम M स्क्वायर, एंड M है हमारे पास इट इज़ J डबल प्राइम प्लस 1 फॉर R ब्रांच। फॉर R ब्रांच के लिए होगा M है J डबल प्राइम प्लस 1, M की जगह लिख देंगे J डबल प्राइम प्लस 1, और J डबल प्राइम की वैल्यू हमें पता है 0 1 2 3 4, तो M की वैल्यू होगी 1 2 3 4, ठीक है। उस इक्वेशन को जो हमारी इक्वेशन थी R ब्रांच के लिए उसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने। ट्राई करना, ठीक है। यदि नहीं हुआ तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हल्का सा, ठीक। बहुत ईजी है तो हो जाएगा, पहली बात तो यदि तुम्हें ये समझ आ गया तो हो जाएगा, ठीक। इसको हमने उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, M की फॉर्म में लिख दिया। M है J डबल प्राइम, M की वैल्यू J डबल प्राइम प्लस 1 रखना, फिर देखना वो इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, वो इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो इसको इस सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। और M की वैल्यू होगी माइनस J डबल प्राइम फॉर P ब्रांच, P ब्रांच के लिए M की वैल्यू माइनस J डबल प्राइम, और J डबल प्राइम की वैल्यू शुरू होगी 1 2, P ब्रांच के लिए हमें पता है 1 2 3 4 से शुरू होगी। तो ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन है, कंप्लीट स्पेक्ट्रा। दिस इज कंप्लीट स्पेक्ट्रा, कंप्लीट स्पेक्ट्रा फॉर वाइब्रेशनल प्लस रोटेशन, जहाँ पे हमने इंटरेक्शन भी कंसीडर की है, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन। अब यदि हम इंटरेक्शन कंसीडर नहीं करते, यहाँ हमने इंटरेक्शन कंसीडर किया, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द वाइब्रेशन एंड रोटेशनल ट्रांजिशन, देयर इज ए मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग, its internuclear distance is changing, due to change of internuclear distance there is change in the B value, the rotational constant, because the B value it is inversely proportional to the internuclear distance as we go in the higher level of the vibration level, ठीक है। हायर लेवल पे जाने पे B की वैल्यू कम होती जाएगी। इफ़ वी इग्नोर दी इंटरेक्शन, यदि हम इंटरेक्शन को इग्नोर कर दें, मान लो देर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द वाइब्रेशन एंड रोटेशन, तो उसमें क्या होगा, जो B म्यू प्राइम की वैल्यू होगी वो B म्यू डबल प्राइम के इक्वल होगी, सेम B रहेगा। अब यहाँ पे सेम B रखो तो डेल्टा C R क्या आएगा हमारे पास, R ब्रांच के लिए R आएगा हमारे पास B म्यू नॉट 2B M, ये 0 हो जाएगी टर्म, ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। ये दोनों सेम वैल्यू होगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको क्या लिख देंगे, म्यू नॉट प्लस 2B
आर प्राइम एम की वैल्यू जे डबल प्राइम प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट प्लस 2b जे डबल प्राइम, और जे डबल प्राइम की वैल्यू है 0 1 2 3। ठीक है, पी ब्रांच के लिए ये टर्म फिर 0 हो जाएगी, म्यू नॉट माइनस 2b जे डबल प्राइम, क्योंकि m की वैल्यू है माइनस जे डबल प्राइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको जे डबल प्राइम को यदि हम जे लिखें, इन जनरल जे लोअर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों टर्म बनेगी हमारे पास म्यू नॉट प्लस 2b जे, और p ब्रांच के लिए म्यू नॉट माइनस 2b जे। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों स्पेक्ट्रा होगा यदि हम इंटरेक्शन को इग्नोर कर दें। ठीक है, यदि इंटरेक्शन इग्नोर ना करें तो ये कंप्लीट स्पेक्ट्रा होगा, यदि इंटरेक्शन को इग्नोर कर दें तो ये कंप्लीट स्पेक्ट्रा होगा। तो तुम्हें दो क्वेश्चन है वो दोनों से बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत चांस होता है यदि इंटरेक्शन इग्नोर कर दें। यदि इंटरेक्शन इग्नोर ना करें तो हमारे पास ये कंप्लीट स्पेक्ट्रा होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसा क्यों आ रहा है, फिर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का क्यों है। ठीक है, देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए हमें जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन रोटेशन लेवल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का, उसका हमें पता होना चाहिए। पहले तो हमें देखना चाहिए जो वाइब्रेशन लेवल है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो अभी समझ आएगा तुम्हें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन वाइब्रेशन लेवल। वाइब्रेशन लेवल में मॉलिक्यूल का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है पहले वो देखते हैं। अब किसको ही मान लो वाइब्रेशन लेवल हमारे पास ये म्यू लेवल है, ये जीरो लेवल है, ये जीरो वाइब्रेशन लेवल है, ये म्यू वाइब्रेशन लेवल है जिसका क्वांटम नंबर म्यू। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो होंगे हमारे पास एन म्यू रिलेटेड टू दी एन नोट। एन नोट है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल, और जो हायर वाइब्रेशन लेवल है म्यू, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो है एन म्यू। अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का होगा लगभग। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला वो होगा e टू द पावर माइनस डेल्टा जी 0 से 1 HC बाई KT। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा म्यूथ लेवल में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब जो म्यूथ लेवल में मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल में भी होंगे, म्यूथ लेवल में भी होंगे। ठीक है, अब जो म्यूएथ लेवल में मॉलिक्यूल है उनका जेथ लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखो ग्राउंड लेवल है, वाइब्रेशन लेवल ग्राउंड लेवल है, म्यूएथ लेवल है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, ऐसे वाइब्रेशन अलग अलग लेवल्स है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का होगा। जो एन म्यू होगा हमारे पास वो होगा एन नॉट ई टू द पावर, अब डेल्टा जी पता है तुम्हें 0 से 1 क्या है, 0 से 1 HC बाई KT, ये हमने डिस्कस किया। डेल्टा जी 0 से 1 है हमारे पास G1 माइनस G0, टर्म वैल्यू 1 से 0। ठीक है, 0 से 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 0 से म्यू आएगा। यदि म्यू की वैल्यू 1 लें तो 0 से 1 आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 2 लें तो 0 से 2 आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 3 लें तो 0 से 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट लेवल में जो फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल हमारे पास उसमें हमें ट्रांजिशन देखना है, तो N1 उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो आएगा एन नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी 0 से 1 HC बाय KT। ये है फर्स्ट लेवल में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कितने हैं। अब जो फर्स्ट लेवल में मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रोटेशनल लेवल। अब देखो हर वाइब्रेशन लेवल के साथ अलग अलग रोटेशनल लेवल अटैच है। अब हर एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन लेवल में जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन लेवल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको हमें देखना है। तो अब देखेंगे रोटेशन लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन इन रोटेशनल लेवल। ठीक है, ये समझ आ गया होगा तुम्हें वाइब्रेशन लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन। इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन रोटेशनल लेवल ऑफ पर्टिकुलर वाइब्रेशन लेवल। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन रोटेशनल लेवल ऑफ पर्टिकुलर वाइब्रेशन लेवल। एक वाइब्रेशन लेवल के जितने रोटेशन लेवल उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। देखो मान लो 100 मॉलिक्यूल हमारे पास, टोटल 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से 80 हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है, 20 हमारे पास अप स्टेट, जो फर्स्ट जो ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल उसमें 80 है,
जो हायर वाइब्रेशन लेवल उसमें 20 है। अब इन 80 को इन रोटेशन लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? अब इन रोटेशन लेवल में 80 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे? मान लो 10 यहाँ पे आ गए, 15 यहाँ पे आ गए, 20 यहाँ आ गए, 30 यहाँ आ गए, फिर कम होते जाएंगे, 15, 10 ऐसे कम होते जाएंगे, तो इंटेंसिटी वो इंक्रीज़ होगी फिर डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसलिए इंटेंसिटी ऐसी आ रही है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का है, पहले इंक्रीज़ हो रहे हैं वाइब्रेशन रोटेशन लेवल में। अब ये जो रोटेशन लेवल में जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड लेवल में कम है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ और फिर एक टाइम पे मैक्सिमम होगा, फिर दोबारा डिक्रीज़ होगा, इसलिए इंटेंसिटी इस टाइप की आ रही है, ठीक है। तो रोटेशन लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन लेवल की हम बात करें। आई होप ये समझ आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। समझ आ रहा है? देखो रोटेशन एक हमने मान लो 50 मॉलिक्यूल है हमारे पास और वो एक वाइब्रेशन लेवल में है, ग्राउंड स्टेट के वाइब्रेशन लेवल में 50 मॉलिक्यूल है हमारे पास, 50 मॉलिक्यूल है, तो उनका रोटेशन लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है? वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपेरिमेंट वो जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो वो ये देखो थियोरेटिकली हमें पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, थियोरेटिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट में 50 मॉलिक्यूल है तो इसमें से ग्राउंड स्टेट में होंगे 2 या 3, फिर 5 या 10, फिर होंगे हमारे पास 15 या 20, फिर होंगे 25, ठीक, फिर दोबारा कम हो जाएंगे, ठीक है। जो टोटल है उन 50 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ठीक है। तो उनमें से जो एक लेवल ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम होंगे, उनके दोनों तरफ कम होंगे, तो इस वजह से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आता है, ठीक है। क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो मॉलिक्यूल के ट्रांजिशन की वजह से ज़्यादा, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी ट्रांजिशन ज़्यादा होगी, उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन रोटेशन लेवल ऑफ पर्टिकुलर वाइब्रेशन लेवल। इसका जो फॉर्मूला होगा देखो किस टाइप का होगा, n/μ0। हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल में टोटल मॉलिक्यूल है हमारे पास n/μ0। ग्राउंड लेवल में जो वाइब्रेशन ग्राउंड लेवल है उसमें टोटल मॉलिक्यूल है n/μ0। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन nj, अब इनका इन रोटेशन लेवल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लिखा है हमने nj से, ये आएगा हमारे पास 2j+1 e⁻⁻ fj hc/kT अपॉन QR। और यहाँ पे जो QR है, यहाँ पे जो QR है हमारे पास वो है पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। अब इसकी क्या वैल्यू है देखो, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, ये कैसे आया तुम्हें उस पर फोकस नहीं करना है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनको, ठीक है। उस पर तुम्हें फोकस नहीं करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसा डिस्ट्रीब्यूशन और उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। हम सोल्व नहीं करेंगे इसको मैथमेटिकली, ठीक है। QR होगा हमारे पास, QR होगा समीशन ऑफ j = 0 से इन्फिनेटिव 2j+1 e⁻⁻ fj। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा तुमने पार्टीशन फंक्शन, उसी टाइप का पार्टीशन फंक्शन, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट में jth स्टेट में, यहाँ पे कोई भी jth स्टेट उठाई उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और QR है, इनमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनमें कंबाइंड मॉलिक्यूल वो है QR, और किसी पर्टिकुलर स्टेट nj में मॉलिक्यूल वही है, ठीक है। तो मतलब वो पार्टीशन फंक्शन आ जाता है, टोटल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम बात कर रहे हैं, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ jth लेवल। उस प्रोबेबिलिटी को हमने टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे jth लेवल। ये टोटल नंबर है, ये प्रोबेबिलिटी है टोटल jth लेवल की, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है jth लेवल की। इस प्रोबेबिलिटी को हमने टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास उस jth लेवल में टोटल मॉलिक्यूल, टोटल पार्टिकल है वो कितने होंगे वो आ जाएंगे। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे जब हम एनसेम्बल्स वगैरह पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा QR। अब जब इसको सोल्व करेंगे QR को, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम यदि कंटिन्यूस माने, बहुत सारे मॉलिक्यूल और जो रोटेशनल लेवल है बहुत ज़्यादा पास में कंटिन्यूस है, तो इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे 2j+1 e⁻fj। मान लो जो रोटेशन लेवल है बहुत ज़्यादा पास में है तो इसको हमने इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी kT/hcB, ये B है रोटेशनल क्वांटम नंबर जो Fj में है, Fj हमारे पास BJ+1, Fj हमारे पास BJ+1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। अब देखो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है jth लेवल में मॉलिक्यूल का वो किस टाइप से, इसकी वैल्यू kT/hcB यहाँ पुट करो तो Ng होगा हमारे पास n/μ0 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल, ठीक है, अपॉन kT/hcB ऊपर आ जाएगा e⁻2j+1
ई टू द पावर माइनस एफ जे एच सी बाय के टी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा जीएथ लेवल में, ठीक है, ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल के जीएथ लेवल में जो मॉलिक्यूल है उनका। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन का एन जे बाय एन म्यू नॉट, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जे के साथ तो इस टाइप का ग्राफ आएगा हमारे पास। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। एक जे की ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिस पे ये रेशियो एन जे बाय एन म्यू नॉट का ये जो रेशियो है ये मैक्सिमम होगा। एक जे की वैल्यू ऐसी होगी। तो उस जे की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जे के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करो जे के रिस्पेक्ट में तो हमारी जो जे की वैल्यू आएगी जिस पे ये मैक्सिमम है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा ही आ रहा है। क्योंकि जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि पार्टिकल जो इंटेंसिटी है वो पार्टिकल की वजह से है। पार्टिकल के जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतनी ट्रांजिशन ज़्यादा होगी, उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनका जो इसको डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ई टू द पावर माइनस एफ जे एच सी बाय के, ये फॉर्मूला याद रखना और ये डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो डी एन जे बाय डी जे के रिस्पेक्ट में और जीरो के इक्वल पुट करो तो जो जे की वैल्यू आएगी जिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है ये आएगा हमारे पास के, तो जे की वैल्यू आएगी 2BHC। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इस जे की वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा और ये जे की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, टेम्परेचर पे और रोटेशनल कांस्टेंट बी पे, ठीक है। बी पे डिपेंड कर रही है। बी की वैल्यू जितनी हाई होगी, बी की वैल्यू जितनी हाई होगी जे की वैल्यू उतनी ही कम होगी। बी की वैल्यू जितनी हाई होगी जे की वैल्यू उतनी कम होगी। बी की वैल्यू हाई कब होगी, जब लोअर, सबसे लोअर वाइब्रेशन लेवल में मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जो बी है वो डिक्रीज करता जाता है हायर लेवल पे जाने पे। अब देखो जो बी है वो भी डिपेंड कर रहा है H/8 पाई स्क्वायर आई सी। आई है यहाँ पे, इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगी और मोमेंट जो रिड्यूस्ड मास है वो भी आ जाएगी। तो बी जितना हाई है जे उतना कम होगा। मतलब जो इंटेंसिटी पीक मिल रही है हमें, ये फंडामेंटल बैंड के दोनों तरफ ये इंटेंसिटी पीक मिल रही है हमें, ये जो पीक है ये डिपेंड कर रही है बी पे। बी जितना हाई होगा जे कम होगा, तो ये पीक है उतनी ही पीछे आएगी जितना बी हाई होगा। बी और बढ़ा देंगे ये पीक और पीछे आ जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर जितना हाई होगा जे उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, जो टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हें पता है जो मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र होंगे हायर लेवल में, तो ये जो पीक है ये शिफ्ट होती जाएगी। ये दोनों केस में होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, ठीक है। दोनों केस में ऐसा होगा, ठीक है। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे बी जितना कम होगा। बी कम कब होगा, जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी दोनों में, क्योंकि बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आर जितना ज़्यादा होगा बी उतना कम होगा, जे उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये जो पीक है वो दूर बनेगी, ठीक है। तो ये पीक टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो पीक है वो दूर होती जाती है बैंड हेड से, बैंड ओरिजिन से टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो इनको मैक्सिमा कह दो, ये जो मैक्सिमा है ये दूर होते जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कार्बन CO मॉलिक्यूल है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास जो ये स्पेक्ट्रा आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ये इस टाइप से आएगा। यहाँ पे R = 8 आएगा और P = 7 आएगा और ये हमारे पास बैंड ऐड होगा, ठीक है। ये है CO मॉलिक्यूल के लिए। अब जैसे जैसे ये है रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे, 300 केल्विन पे ये जो पीक होगी ये थोड़ी सी कम होगी इससे, R से जो P वाली पीक है वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। अब देखो R 8 पे मिल रहा है, ये R 7 पे मिल रहा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये दूर जाता जाएगा, ये दूर बनेगा इस टाइप से। ये R की वैल्यू अब हो जाएगी हमारे पास, अब R की वैल्यू होगी 13, J की वैल्यू 13 होगी, P 12, ठीक है। अब हमें ऐसा पैटर्न मिलेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। तो मतलब
जो इंटेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल का उस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पार्टिकल है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल है वो हायर लेवल में पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा हम सारी कहानी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रोटेशन लेवल में। अब ऐसे बहुत सारे, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन लेवल है, उस वाइब्रेशन लेवल के साथ जो रोटेशन लेवल है उसमें ये पर्टिकुलर कहानी हो रही है सारी। अब हमारे पास बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल होंगे, उन सभी में ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती जाएगी। ये हम बात करें सबसे फंडामेंटल केस की, सबसे फंडामेंटल वाइब्रेशन लेवल 0 से 1 में जो ट्रांजिशन है, ठीक है, उसकी बात करें तो जे मैक्सिमम हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जे मैक्सिमम का फॉर्मूला है ये याद रखना है तुम्हें, जे मैक्सिमम ये याद रखना तुम। इसमें क्वेश्चन बनता है KT/2BHC माइनस हाफ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। इस जे मैक्सिमम से हम जो स्पेक्ट्रा है, ये जो डिस्टेंस है ये निकाल सकते हैं। ये स्पेक्ट्रा ये हमने निकाला डेल्टा सी, जब हम इंट्रैक्शन कंसिडर कर रहे थे और नोट मान लो इंट्रैक्शन नहीं है तो ये आ रहा था μ0 + 2b + 2bj, ठीक है। यदि जे मैक्सिमम है, जे मैक्सिमम यहाँ पुट कर देंगे आर ब्रांच के लिए, ये हमारे पास शिफ्ट आ जाएगी आर ब्रांच के लिए, पी ब्रांच के लिए भी आ जाएगी, पी ब्रांच के लिए था μ0 - 2bj, जे मैक्सिमम रख देंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास शिफ्ट। तो ये शिफ्ट भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब जे की पर्टिकुलर जे की हर एक वैल्यू के लिए तुम निकाल सकते हो, जे = 1 के लिए निकाल सकते हो, 2 के लिए निकाल सकते हो, 3 के लिए निकाल सकते हो, उनका गैप भी निकाल सकते हो इन दोनों। फिर देखो 1 के जैसे हमारे पास R0 लाइन है, R1 लाइन है, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ΔCR पहले 1 के लिए निकालोगे, फिर 0 के लिए निकालोगे, उन दोनों का गैप लोगे तो ये हमारे पास गैप आ जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हो इसमें तुम, वो अब तुम्हें समझ आ गया होगा इतना क्या क्या कर सकते हो तुम, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है इसमें, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ, कुछ डाउट है तो कमेंट करो, टेलीग्राम पे पूछो, बहुत सारे कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं उन पे कॉन्टैक्ट करो, उन पे पूछो। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो क्वेश्चन करेंगे हम उसको दोबारा हम एक बार रिकैप ले लेंगे, ठीक है, दोबारा क्लियर कर लेंगे, ठीक है उसको।